अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो ये बताती है कि सियासत में सोच के मायने क्या हैं। यानी एक सही स्ट्रैटेजी और एक सही संदेश सीमाओं से परे जाकर नई संभावनाओं के रास्ते खोलता है। इस तरीके की संभावनाएं खोलने में माहिर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आज खेल के मैदान से एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक लगाया जिसका असर सिक्किम से बंगाल तक नजर आया है। कहते हैं स्पोर्ट स्पीक्स टू पीपल इन अ लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, और सियासत को अपनी भाषा समझाना खूब आता है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कि आज सिक्किम की धरती पर फुटबॉल खेलते हुए नजर आए, और दूसरी तरफ है ममता बनर्जी जो बंगाल में पिछली बार विधानसभा चुनाव के दौरान पैर में प्लास्टर बांधे हुए फुटबॉल खेलती हुई दिखी थी। यानी ये फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि बंगाल की पॉलिटिक्स में एक ऐसा पहलू बन गया है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बंगाल में 5 साल पहले यानी 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान फुटबॉल खेल चुकी ममता बनर्जी ने चुनाव में एक नारा दिया था, और ये नारा था खेला होबे, यानी खेल होगा। और इसी नारे के साथ ममता बनर्जी सियासत के सॉकर फील्ड में गोल पर गोल लगाती हुई नजर आई, और इस एक नारे के साथ ममता ने न सिर्फ सत्ता में वापसी की बल्कि फुटबॉल को सियासत में ताकत का खेल भी बना दिया। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है, देयर इज अ मोर स्टोरी टू इट। चुनाव में जीत के बाद ममता बनर्जी ने अपने इसी नारे के साथ कैंपेन को और आगे बढ़ाया। बात अब खेला होबे से आगे निकलकर खेला होबे दिवस पर पहुंच गई। यानी चुनाव से पहले जो खेला होबे एक चुनौती थी वो जीत के बाद जश्न का प्रतीक बन गई। लेकिन 5 साल बीत चुके हैं और अब खेल का पासा पलटने की संभावना है। बंगाल में चुनाव प्रचार थमने के बाद सिक्किम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुबह फुटबॉल ग्राउंड पर हुई, और उनकी एक तस्वीर ये इशारा कर रही है कि खेला अभी खत्म नहीं हुआ है। जहां पर सिक्किम में एक गोल के बाद प्रधानमंत्री मोदी इस तस्वीर को साझा करते हुए नजर आए, और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि गोल हो चुका है, और इस गोल पोस्ट के सामने मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री मोदी शायद ये सोच रहे होंगे कि खेला हो गया है। सिक्किम से चला हुआ, गैंगटॉक से चला हुआ प्रधानमंत्री मोदी का ये संदेश पश्चिम बंगाल में खेला होने की कहानी को दिखा रहा है, क्योंकि बंगाल की फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि प्रदेश की आत्मा से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। जब मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच मैच होता है तो पूरा कोलकाता 2 हिस्सों में बंट जाता है। बंगाल के लगभग हर गांव और शहर के मोहल्ले में एक फुटबॉल क्लब था या फिर मैदान आपको जरूर मिलेगा जहां पर बच्चे क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल को देखना पसंद करते हैं। और फीफा वर्ल्ड कप के दौरान सड़कों पर ब्राजील और अर्जेंटीना के झंडे हर तरफ दिखाई देते हैं। यानी बंगाल में अगर लोगों से जुड़ना है फुटबॉल सीधा रास्ता बन सकता है। बंगाल में जहां पर क्लब्स की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन बिग 3 सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जिसमें 1889 में बना मोहन बागान सुपर जॉइंट एशिया के सबसे पुराने क्लब में से एक है। ईस्ट बंगाल एफसी दूसरा अहम क्लब है जिसमें फैंस की संख्या करोड़ों में है, और इसका एक गौरवशाली इतिहास भी रहा है। इसके साथ मोहम्मडन एससी कोलकाता का तीसरा सबसे बड़ा और ऐतिहासिक क्लब है। इसी तरीके से यूनाइटेड एससी, पियरलेस एससी, डायमंड हार्बर एफसी चर्चा में रहते हैं, और अब राज्य में जिला स्तर के क्लब भी उभर रहे हैं, जैसे कि बर्धमान ब्लास्टर्स, हावड़ा हुगली वॉरियर्स और नॉर्थ बंगाल यूनाइटेड। और इसके साथ ही इस फुटबॉल को साधने के लिए सियासत भी अपनी तरफ से कदम उठा रही है। इसी सिलसिले में ममता सरकार की तरफ से कई अहम फैसले लिए गए, जैसे कि राज्य सरकार हर साल छोटे और मध्यम स्तर के हजारों क्लब को इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए ग्रांट देती है। इसी तरीके से कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास बनाया गया, जहां पर फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के फाइनल जैसे बड़े मैचेस हुए। हाल ही में राज्य में स्वामी विवेकानंद फुटबॉल टूर्नामेंट जैसे बड़े आयोजन किए गए, जिसमें हजारों टीम्स हिस्सा लेती हैं ताकि जमीनी स्तर से खिलाड़ी निकल सके। और साथ ही सरकार फुटबॉल के पूर्व खिलाड़ी और दिग्गजों को बंगा विभूषण जैसे सम्मान से नवाजती भी है और उनके कल्याण के लिए योजनाएं भी चलाती है।
The ultimate political play is turning a stadium into a constituency. यानी सियासत भी ये समझती है कि लोगों के बीच पहुंचना है तो उनकी पसंद को सही जगह दो। और प्रधानमंत्री मोदी का गोल भी इसी दिशा में चला गया एक कदम है, जिसका संदेश सिक्किम से बंगाल तक असर कर सकता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि खेला अभी खत्म नहीं हुआ है। हजारों हजार लोगों का ये रेला बंगाल में खेला करने वाला है। কাউন্টিং এ খেলা হবে। কি করবেন কাউন্টিং এ? सिक्किम में प्रधानमंत्री मोदी की ये सियासी किक न सिर्फ पश्चिम बंगाल में एक बड़ा फैक्टर साबित होगी, बल्कि इसका असर नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में भी दिखेगा। क्योंकि फुटबॉल का क्रेज सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम और सिक्किम तक फुटबॉल का संदेश जाता है। और अगर सियासत के नजरिए से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का ये गोल सियासी भूगोल को बदलने की काबिलियत रखता है। क्योंकि मोदी ने सिर्फ एक फुटबॉल की किक नहीं मारी है, बल्कि सियासी भूगोल बदलने की तरफ अपना मजबूत कदम बढ़ा दिया है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल है। ये खेल नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति का अहम हिस्सा भी माना जाता है। और फुटबॉल के जरिए पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट से एक कनेक्ट स्टैब्लिश किया। नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ी स्पीड, स्किल और फिटनेस में बहुत स्ट्रांग होते हैं। यहाँ के ऐसे कई क्लब हैं जैसे आई लीग और आईएसएल में खेल चुके हैं या फिर खेल भी रहे हैं। और पीएम मोदी का मैदान पर उतरना युवाओं के साथ एक इमोशनल कनेक्ट भी है। आप ये कह सकते हैं, स्मार्ट लीडर्स यूज द बॉल टू स्कोर गोल्स इन द बैलेट बॉक्स। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी सिक्किम के संदेश से न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को साधा है और बंगाल को हिंट दे दी कि खेला तो अभी शुरू हुआ है। अब हम बात करेंगे निकाय चुनाव की, जिनको अक्सर छोटे चुनाव समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन राज्यों के ये छोटे चुनाव किसी बड़े बदलाव की आहट बन सकते हैं। कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट द बिग स्टेज, इट बिगिंस एट योर डोर स्टेप। और आपके डोर स्टेप से शुरू होते ये चुनाव विधानसभा में सियासी दलों के लिटमस टेस्ट भी बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे गुजरात के निकाय चुनावों की, जिन्होंने इस बात का एहसास करा दिया कि गुजरात में सियासी हवा किस दिशा में बह रही है। निकाय चुनाव के रिजल्ट्स का तराजू बताता है कि बीजेपी का पलड़ा गुजरात में बाकी सभी दलों पर भारी पड़ा। गुजरात के 15 महानगर पालिका की 1044 सीटों में से 937 सीटें जीतकर बीजेपी ने नतीजों को एक तरफा मोड़ दिया। सामने कांग्रेस सिर्फ 95 और बाकी दल और निर्दलीय उम्मीदवारों के हाथ सिर्फ और सिर्फ 12 सीट आई। इसका सीधा मतलब है कि शहरी इलाकों में बीजेपी का सिक्का चला, जहां पर अकेले बीजेपी ने 89% से ज्यादा सीटें हासिल करते हुए चुनाव को एक तरफा नतीजों में तब्दील कर दिया। यानी इसका सीधा मतलब है कि गुजरात के सभी नगर निगम में बीजेपी ने दमदार प्रदर्शन करते हुए दिखाया। जहां सुरेंद्रनगर की 52 में से 51 सीट पर बीजेपी जीती और सिर्फ एक सीट कांग्रेस के हाथों लगी, तो वडोदरा की 76 में से 69 सीट बीजेपी के पास आई, 6 कांग्रेस और 1 सीट अन्य को मिली। वापी की 52 में से 37 सीट पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया, 11 पर कांग्रेस, 4 अन्य के पास गई। और अहमदाबाद में 192 की जहां 160 सीट 192 में से 160 सीट बीजेपी के पास आई हैं, तो 32 कांग्रेस को मिली हैं। इसी तरह नवासारी की 52 में से 50 सीटों पर बीजेपी जीती। पोरबंदर की सभी 52 सीट बीजेपी के पास गई। राजकोट की 72 में से 65 सीट, सूरत की 120 में से 115 सीट बीजेपी के पास आई। आणंद की 52 में से 43 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला।
भावनगर की 52 में से 44 और गांधीधाम की 52 में से 41 सीट पर बीजेपी जीती है। यानी एक तरह से बीजेपी ने शहरी इलाकों में विपक्ष को क्लीन स्वीप कर दिया है और इस जीत के पीछे एक साइलेंट फैक्टर रहा केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल का। नवसारी लोकसभा सीट से सांसद सीआर पाटिल के मजबूत किले में विपक्ष पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ, जहां कांग्रेस सिर्फ 2 सीट पर सिमट कर रह गई। इसी तरीके से सूरत में भी सियासी सीरत बदली। बीजेपी की शानदार जीत ने साबित कर दिया कि एंटी इनकम्बेंसी जैसे फैक्टर से गुजरात अभी कोसों दूर है और बीजेपी की इस महाविजय के पीछे कोई एक तुक्का नहीं बल्कि एक सोची समझी इलेक्टोरल इंजीनियरिंग है। अब जब इसको आप एनालाइज करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बीजेपी की जीत की जो सबसे बड़ी वजह है वो उसका है संगठन, उसका कार्य। क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान से बहुत पहले बीजेपी का पन्ना प्रमुख मॉडल एक्टिव हुआ। रणनीति के तहत हर वोटर तक बीजेपी ने अपनी पहुंच बनाई और जब विपक्ष रैलियों की योजना बना रहा था तभी से बीजेपी के कार्यकर्ता डोर टू डोर यानी घर घर जाकर पर्सनल कनेक्ट बना चुके थे और यही वजह है कि वोटिंग से पहले बीजेपी के 700 से ज्यादा उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। इसके साथ ही बीजेपी ने सामाजिक समीकरणों को इतनी बारीकी से सेट किया कि विपक्ष के पास इसका कोई काउंटर नहीं था और 15 में से सभी 15 नगर निगमों में बीजेपी ने जबरदस्त वोट शेयर हासिल कर विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया। इस चुनाव में विकास को सिर्फ नारा नहीं बल्कि डिलीवरी के तौर पर पेश किया गया। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट जैसे बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना बीजेपी की ताकत बना और इसके चलते शहरी इलाकों में बीजेपी को हराना लगभग नामुमकिन साबित हुआ। यहां तक कि सूरत जैसे शहरों में भी विपक्ष को पैर जमाने की जगह नहीं मिली है। इस निकाय चुनाव में बीजेपी एक संगठित मशीनरी की तरह मैदान में रही और सामने बिखरा हुआ विपक्ष था जो आपस में लड़ा। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एक दूसरे के वोट काटते रह गए और बीजेपी ने इसी बीच विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब चूंकि अगले साल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और उस चुनाव से पहले वोटर्स का मूड साफ है। इस निकाय चुनाव को पहले से ही विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था क्योंकि कहते हैं द लोकल काउंसिल इज द प्राइमरी स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी और यहां से बीजेपी की जीत ये साफ इशारा कर रही है कि अगले साल की लड़ाई विपक्षी दलों के लिए किसी मुश्किल जंग से कम नहीं होने वाली है।